दक्ष उस खंजर को देखकर काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि वो खंजर काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर नजर आ रहा था। मुझे इससे बचकर रहना होगा, नहीं तो ये एक ही बार में मेरे 2 टुकड़े कर देगा, दक्ष सोचता है और अपनी तलवार उठाकर उदय प्रताप की ओर कर देता है। वो इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता था, क्योंकि जितनी देर ये लड़ाई चलेगी उतना ही खतरा उस पर आएगा। तू चाहे कोई भी हथियार क्यों ना ले ले, लेकिन मुझे नहीं हरा सकता है, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। दक्ष उसको डराना चाहता था, ताकि वो डर के मारे कोई ना कोई गलती कर दे और दक्ष को एक मौका मिल जाए जिसकी वजह से वो ये लड़ाई जीत पाए। लेकिन दक्ष की बातों का उदय प्रताप पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उदय प्रताप उतना ही तेज नजर आ रहा था, इतना कि वो पहले था। तूने अभी अभी लड़ना शुरू किया होगा बच्चे, लेकिन मैं तब से लड़ रहा हूं जब से तू पैदा भी नहीं हुआ था, उदय प्रताप कहता है। दक्ष बस उसको घूर के देखा है और कुछ नहीं कहता। मैं तेरे जैसे बहुत देखे हैं जो बिना कुछ किया जीतना चाहते हैं, लेकिन तू इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि तेरा सामना मुझे हुआ है और मैं तुझे हरा कर रहूंगा, उदय प्रताप कहता है और उस खंजर से दक्ष पर हमला करने लगता है। आप क्या करूं मैं, इसको तो मेरी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। चलो अब तो इससे लड़ना ही होगा, दक्ष सोचता है और अपनी तलवार उठाकर उसके हमलों को रोकने लगता है। उदय प्रताप का खंजर काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था और हर एक हमले के साथ उसके अंदर से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जिसकी वजह से दक्ष को लड़ने में मुश्किल हो रही थी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, दक्ष सोचता है और इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए उसके दिमाग में कुछ आ जाता है। फिर दक्ष अपने ऊपर ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करता है। ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करने के बाद दक्ष काफी ज्यादा शांत हो गया था और वो बड़ी ही आसानी से उदय प्रताप के हमलों को रोक सकता था। उस अब उदय प्रताप से जरा भी घबराहट नहीं हो रही थी। जब भी कोई ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करता था, तब वो केवल शरीर के अंदर ही असर करता था। बाहर से देखकर कोई भी ये पता नहीं लग सकता था कि इसने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन दक्ष को शांत देखकर उदय प्रताप को अंदाजा हो गया था कि जरूर इसमें कोई चाल चली होगी, जिसकी वजह से ये ऐसी कर रहा है। उदय प्रताप यही सोच रहा था, तभी एक वर उस घायल करता हुआ निकल जाता है। उदय प्रताप अपने खंजर को उठाकर अगले हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगला हमला भी उस पर गहरा घाव छोड़ देता है। ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करने के बाद दक्ष काफी ज्यादा तेज और शांत हो गया था, जिसकी वजह से उसके हमले ऐसे हो गए थे जैसे उसने मास्टर से सीखे थे। जो कोई मास्टर को जानता था और उसने मास्टर से तलवार चलानी सीखी होगी, वो ये सब देखकर आसानी से बता सकता है कि दक्ष ने ये तलवारबाजी जरूर मास्टर से ही सीखी है, क्योंकि दक्ष का हर एक वार कुछ ऐसा था जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। दक्ष हर रोज मास्टर से सीखा था और जब भी उस मौका मिलता था तब वो उसकी प्रैक्टिस करता था, जिसकी वजह से दक्ष मास्टर के जैसे तलवार चलानी काफी हद तक सीख गया था। उदय प्रताप को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो दक्ष पर हमला करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही दक्ष उस पर वार करने में कामयाब हो जाता था, जिसकी वजह से उदय प्रताप का कवच पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। हार मान ले बच जाएगा, दक्ष उससे कहता है। मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, उदय प्रताप अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है। जैसी तेरी मर्जी, दक्ष कहता है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। दक्ष ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी भावनाएं उस पर हावी नहीं हो पा रही थीं। इसलिए दक्ष उदय प्रताप को करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता है। उदय प्रताप के मरते ही दक्ष ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि एक आम लड़का एक इवॉल्वर को मार देगा। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। किसने? उदय प्रताप की गर्दन ही काट दी, बहादुर सिंह कहता है। हाँ, लेकिन गलती उदय प्रताप की है। अगर वो हार मान लेता तो शायद जिंदा बच जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उस मारना तो था ही। जब तक गेम के अंदर कोई एक हार न माने या कोई एक न मारे, तब तक ये गेम खत्म नहीं होता है, विक्रम राठौर कहता है। वही दूसरी ओर दक्ष उदय प्रताप को हारते ही वहां से बाहर आ गया था, क्योंकि उस ब्लैक ब्लड को बंद करना था। अगर वो गेम के बीच में उस बंद करता है, तब क्या नतीजा निकल सकते हैं, ये वो नहीं जानता था, लेकिन अकेले में बंद करना काफी ज्यादा सुरक्षित होता है।
जब दक्ष ने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना बंद किया था तब उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था। अच्छी बात यह थी कि दक्ष के साथ उसके दोनों दोस्त भी आए थे, इसलिए वो दक्ष को अपने प्लस साथ लेकर चले जाते हैं। अगर तुम ऐसे ही लड़ेगा तो कमजोरी तो होगा ही, राघव कहता है। तूने कितना अच्छा सबक सिखाया है सभी को। अगर तुम उदय प्रताप को छोड़ देता तो हर कोई तुझे कमजोर ही समझता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तू जिसको चाहे उसको हारने की काबिलियत रखता है, विक्की कहता है। फिर वो दोनों उसको उसके कमरे में छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। कुछ देर आराम करने के बाद दक्ष की सभी दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। दक्ष, तुम्हारा अगला मुकाबला विक्रम राठौर से है और तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तुमसे बदला जरूर लगा, निशिका कहती है। वो तो बस मौका ही ढूंढ रहा है कि कब वो तुम्हारी जान ले सके। अगर ऐसे में तुम उससे लड़ने के लिए जाते हो तब वो तुम्हें मरने से पीछे नहीं हटेगा और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, निशा कहती है। तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगेगा कि मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूं तो मैं इस समय उस लड़ाई से पीछे हट जाऊंगा, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। दक्ष, तुमने पहली बार किसी को मारा है, तुमको कैसा लग रहा है? विक्की पूछता है। पता नहीं, दक्ष इतना ही कहता है। तुमने एक आदमी को जान से मारा है तो कुछ तो महसूस कर ही रहे होगे। तुम ऐसे ही कोई किसी को नहीं मार देता है। किसी को करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, जो कुछ ही लोगों के पास होती है, राघव कहता है। दक्ष कुछ नहीं बोलता है और बस सोचने लगता है। अगर मैंने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद मैं उदय प्रताप को नहीं मारता और ये सब नहीं होता। मैंने उस किताब से जो कुछ भी सीखा था वो सभी के सभी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए इसके बाद मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने आप को मजबूत बना सकूं। तुम चिंता मत करो दक्ष, गेम में लोग तो मरते ही हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं रहेगा। ना ही गेम में ऐसा होने के बाद कोई तुमसे बदला लेने के लिए आएगा, कबीर बोलता है। दक्ष बस उसको देखकर अपना सर हिला देता है और सामने की ओर देखने लगता है। वैसे दक्ष, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, निशा कहती है। हाँ पूछो, जो भी पूछना है, दक्ष कहता है। तुमने 2 लड़ाई लड़ ली है और अभी तक तुमने डेविल चाइल्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है? अगर तुम उसका इस्तेमाल करते तो तुम और जल्दी जीत सकते थे। हम सब ने देखा है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, निशा कहती है। हाँ, मुझे भी उस बारे में तुमसे पूछना था, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? विक्की कहता है। मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, दक्ष बोलता है और सबकी तरफ देखने लगता है। कैसी मजबूरी, हमें बताओ, क्या पता हम उसको ठीक कर पाए, कबीर कहता है। डेविल चाइल्ड इस वक्त अपने आप को इवॉल्व कर रहा है और मुझे नहीं पता कि वो कितने समय में खुद को इवॉल्व करेगा। जब तक वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं होता है मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई बात नहीं बनी, दक्ष कहता है। क्या वो इवॉल्व हो सकता है? दक्ष की बात पर राघव कहता है। हाँ, वो इवॉल्व हो सकता है, दक्ष बताता है। वो पहले ही इतना ज्यादा ताकतवर है और अगर वो इवॉल्व होता है तो उसकी ताकत कितनी ज्यादा हो जाएगी, इस बात का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। ऐसी बहुत ही काम शोल होती है जो इवॉल्व हो सकती है, जिसमें तुम्हारा डेविल चाइल्ड भी शामिल है, राघव कहता है। मैं जानता हूं, लेकिन उसमें जल्दी से इवॉल्व नहीं कर सकता हूं। अगर वही बोल हो जाता तब एक उम्मीद थी कि मैं इस टूर्नामेंट में और आगे तक जा सकता था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कि क्या कुछ हो सकता है, दक्ष कहता है। तुम चिंता मत करो दक्ष, वो कुछ दिनों में इवॉल्व हो जाएगा और उसके बाद तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कबीर कहता है। अच्छा, अब तुम कुछ देर आराम करो, हम चलते हैं। तुमसे बाद में मिलने के लिए आएंगे, जब तक तुम आराम से सोच लो कि तुम्हें विक्रम राठौर से लड़ना है या नहीं, निशिका कहती है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं और दक्ष आराम करने लगता है। वही एक और किसी अनजान ग्रह पर काल दक्ष की वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर वो उदय प्रताप से लड़ रहा था। काल के साथ साथ हाफ ब्लड भी वो सब कुछ देख रहा था। पूरी वीडियो देखने के बाद हाफ ब्लड कहता है, इसने तो बिना कुछ सोच उसको मार दिया। ये तो अच्छी बात है कि किसने किसी को मारा है, ऐसे में इसको बड़ा बनाना और भी ज्यादा आसान है। अभी तक वीर ने किसी को नहीं मारा ना, लेकिन मैंने उस जो भी जिन आर्ट दी है उसकी वजह से उसके अंदर की अच्छाई खत्म होती जाएगी और वो बुरा बनता जाएगा।
और उसके बाद हम जिसको चाहे उसको मरवा सकते हैं, और वीर सबसे पहले उस बुद्ध को मारेगा जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, काल कहता है। आप सही कह रहे हैं, ये दोनों जितने बुरे बनेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। वीर की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई है। वो तलवार चलाने में और अपनी शक्तियों को चलाने में बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। अब तो वो किसी को भी टक्कर दे सकता है और जीत भी सकता है। मैं खुद उसके साथ लड़ाई की है और मैं उसकी ताकत भी अच्छी है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। हाफ ब्लड कहता है, ये तो होना ही था, क्योंकि उसका जन्म ही इस सब के लिए हुआ है। बस वो भविष्यवाणी सच ना हो। अगर ये दोनों भाई आपस में लड़ेंगे तब उनमें से कोई एक ही बचेगा, लेकिन जो भी बचेगा वो उतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी अच्छाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अपने भाई को करने के बाद दूसरे को और भी ज्यादा बड़ा बनाने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, काल कहता है। अगर इस टूर्नामेंट में किसी ने दक्ष को मार दिया तो क्या होगा, हाफ ब्लड पूछता है। उसको मारना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसका मारना हुआ तो हम उसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ रखना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे अच्छा तो एक का मरना ही है। अगर वो किसी से लड़ाई करता है और पूरी तरह से घायल हो जाता है तब उस भड़काना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, काल कहता है। हम क्या करें इसके बाद वो भविष्यवाणी रोकी जा सके, हाफ ब्लड पूछता है। उसको नहीं रोका जा सकता, वो तो होगी ही, लेकिन अगर इनमें से कोई मरता है तब वो नहीं होगी, काल कहता है और मुस्कुराने लगता है। इतने में वहां पर वीर भी आ जाता है। आओ वीर, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गए हो, काल पूछता है। हाँ, ये सब सच है, लेकिन मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है, वीर कहता है। अभी तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां नहीं मिली हैं। जब तक तुम 21 साल के नहीं होते हो तब तक तुमको तुम्हारी सारी शक्तियां नहीं मिल सकती हैं। तुम्हारे 21 साल के होते ही तुम्हें वो शक्तियां हासिल हो जाएगी और उसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं हार पाएगा, काल कहता है। लेकिन मेरे 21 साल के होने में तो अभी काफी समय बाकी है। तब तक मैं क्या करूंगा, आप ही मुझे बताइए। मुझे जल्दी से जल्दी और ज्यादा ताकतवर होना है। इसके लिए मैं और क्या कर सकता हूं? मैं अब तक सब कुछ सीख लिया है, वीर कहता है। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा जिन आर्ट लेकर आता हूं, तुम उनको भी सीख सकते हो और अपने आप को मजबूत बना सकते हो। साथ ही साथ तुम हाफ ब्लड से और कोई हथियार चलाना भी सीख सकते हो। एक तलवार ही काफी नहीं होती, सभी प्रकार के हथियार चलाने आने चाहिए जो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेंगे, काल वीर से कहता है। ठीक है, मैं हर तरह के हथियार चलाने सीखूंगा और खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। इसके बाद मुझसे लड़ने की कोई भी नहीं सोचेगा, वीर कहता है। हाफ ब्लड, तुम वीर के साथ जो और मुझे अलग अलग तरह के हथियार दिखाओ। उस जो भी हथियार पसंद आता है तुम उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो। मैं चाहता हूं कि इसको हर तरह की हथियार के बारे में पता हो और उनको चलाने के तरीके भी आने चाहिए। ये आज से तुम्हारा काम है, काल कहता है। फिर हाफ ब्लड वीर के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन दक्ष आराम करके काफी अच्छा महसूस कर रहा था। आज उसकी लड़ाई विक्रम राठौर से होने वाली थी, जिसकी वजह से उसके सभी दोस्त उसकी चिंता कर रहे थे कि इस लड़ाई में क्या होगा। लेकिन दक्ष तो किसी और बारे में सोच रहा था। वो किसी तरीके से डेविल चाइल्ड को इन्वॉल्व करना चाहता था, क्योंकि वो इस लड़ाई में उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकता था। लेकिन उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो जल्दी इवॉल्व हो भी पाएगा। हमेशा की तरह दक्ष सबसे पहले विवेक ओबेरॉय का मुकाबला देखने के लिए जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब विवेक ओबेरॉय का मुकाबला शुरू हुआ था तब जो उस लड़ रहा था उसने लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली थी, जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय बिना कुछ किया ही वो मुकाबला जीत गया था। विवेक ओबेरॉय से कोई भी लड़ने की नहीं सोच रहा था। जो भी उससे लड़ेगा उसकी मौत पक्की थी। ये बात सब जानते थे, इसीलिए अच्छा यही है कि हो इस लड़ाई से पीछे हट जाए ताकि उनकी जान तो बच पाए। जब विवेक ओबेरॉय की लड़ाई हुई ही नहीं तब दक्ष वापस से देव आश्रम के अंदर इधर उधर घूमने लगा और देखने लगा कि बाहर क्या चल रहा है। जब दक्ष देव आश्रम के अंदर घूम रहा था तब उसके सामने विक्रम राठौर और बहादुर सिंह एक साथ आ जाते हैं। दक्ष उनको एक साथ देखकर हैरान था, लेकिन वो अपने चेहरे पर इस हैरानी को आने नहीं देना चाहता था। वो ऐसे दिख रहा था कि मानो को दोनों कुछ हो ही ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, विक्रम राठौर कहता है।
दक्ष कुछ बोलना नहीं और वो बस विक्रम राठौर की तरफ देखने लगता है। अगर तुम मुझे अपनी शॉल दे दो जो घाव ठीक करती है तो शायद मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विक्रम राठौर कहता है, मैं अपनी शॉल किसी को नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। दक्ष अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहता है, तुम जानते हो तुम इसका इस्तेमाल करोगे तब भी तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे मुझे। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा, इसकी वजह से तुम खुद अपनी शॉल मुझे देने के लिए आओगे और फिर मैं तुमसे वो शॉल लेकर भी तुम्हें जान से मार दूंगा। विक्रम राठौर अपने चेहरे पर गुस्से के साथ कहता है, वैसे ये सोच तुम्हें मिली कहां से थी? हमें ये तो बता सकते हो? बहादुर सिंह पूछता है। काले रेगिस्तान में अगर तुम्हें चाहिए तो वहां पर ढूंढ सकते हो, क्या पता तुमको मिल जाए। दक्ष उसकी तरफ देखकर कहता है, उस रेगिस्तान में तुम कैसे गए? वहां पर तो कितना ज्यादा खतरा है, वहां पर तो कोई भी नहीं बच पाता है, फिर तुम कैसे बच गए? बहादुर सिंह पूछता है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। फिर दक्ष वहां से जाने लगता है, लेकिन विक्रम राठौर उस एक बार और रोक लेता है। मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूं, ये मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुमको जो करना है कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुमको ये नहीं देने वाला। चाहे तुम कितनी बार भी मुझे इस बारे में पूछ क्यों ना लो, तुम्हें मैं हर बार यही जवाब दूंगा, दक्ष कहता है और वहां से चला जाता है। तुमने देखा ये मुझे कैसे बात कर रहा था? ये कल का आया हुआ लड़का अपने आप को समझता क्या है? ये अपने आप को जानता भी है। मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। आज होने वाले मुकाबले में मैं इसका वो हाल करूंगा, इसके बाद ये अपनी जान की भीख मांगेगा, विक्रम राठौर कहता है। कुछ देर बाद दक्ष के पास निशिका आती है। मैंने सुना है विक्रम राठौर ने तुमको धमकी दी थी, वो तुमसे तुम्हारी शॉल मांग रहा था, लेकिन तुमने उसको देने से मना कर दिया, इसीलिए वो तुम पर गुस्सा है और वो तुमसे बदला लेने की सोच रहा है। ऐसे में मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम ये मुकाबला में हिस्सा मत लो, निशिका दक्ष से कहती है। तुम चिंता मत करो, मैं उस संभाल लूंगा, दक्ष कहता है और फिर नीचे का उससे और कुछ नहीं कहती। दक्ष अपने आप को जितना हो सके उतना आराम देना चाहता था। उस पता था कि इस मुकाबले में उस ब्लैक ब्लड या सनशाइन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और उसके लिए उसके अंदर उतनी ऊर्जा होनी आवश्यक है। फिर वो समय भी आ ही जाता है जब दक्ष को विक्रम राठौर के साथ लड़ना था। इन दोनों की लड़ाई देखने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देव आश्रम में दक्ष ने काफी लोगों को तंग किया था, जिसकी वजह से वो सब चाहते थे कि विक्रम राठौर दक्ष को खत्म कर दे, इसलिए वो ये मुकाबला देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो उन दोनों के ऊपर पैसे लगाने भी शुरू कर दिए थे। हालांकि ये बात सभी को पता थी कि दक्ष एक इवॉल्वर नहीं है, इसलिए उसके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए सभी विक्रम राठौर पर अपने पैसे लग रहे थे। अगर कोई दक्ष पर पैसे लगाने की सोच भी रहा था तब कोई ना कोई उस ऐसा करने से मना कर देता था। मुकाबला शुरू होने से पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि दक्ष इस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लगा, वो पहले ही इसको छोड़ देगा, लेकिन दक्ष ने लड़ाई लड़ने का फैसला करके उन सभी को हैरान कर दिया था। तो तुमने करने का फैसला कर ही लिया है, कोई बात नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगा, तुम्हें एक आसान मौत देखें, विक्रम राठौर कहता है। वो तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन मारता है और कौन ये लड़ाई जीत है। बिना लड़ाई किया फैसला नहीं करते तुम्हारा, यही घमंड तुम्हें हरारेगा, दक्ष कहता है। तो ये मुकाबला शुरू होने दो, मैं बताता हूं कि कौन कौन मारता है और कौन ये लड़ाई जीत है, विक्रम राठौर गुस्से में बोलता है। इन दोनों का कोई पंगा है क्या? ये दोनों ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जैसे ये दोनों जानी दुश्मन हो? लाइव कमेंट में कोई लिखता है। मुझे पता है ये दोनों एक ही आश्रम से लड़ रहे हैं, ऐसे में इन दोनों में से कोई भी हरे नुकसान तो इन्हीं के आश्रम का होने वाला है। जिसने भी ये सोचा है काफी गलत किया है। एक आश्रम वाले को उसी के आश्रम वाले से नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे में तो इस आश्रम की ताकत कमजोर होगी, कोई कमेंट करता है। मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक है, ऐसे में उस आश्रम का कोई एक ही बचेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, कोई उस कमेंट का रिप्लाई करता है। वही दूसरी ओर वो लड़ाई शुरू हो जाती है और उस लड़ाई के शुरू होते ही सभी लोग कमेंट करना बंद कर देते हैं और उन दोनों को लड़ते हुए देखने लगते हैं। लड़ाई के शुरू होते ही विक्रम राठौर अपने हथौड़े से दक्ष पर हमला कर देता है, लेकिन जब दक्ष अपनी तलवार से विक्रम राठौर के हमले को रोक देता है
तब विक्रम राठौर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लगा नहीं था कि दक्ष की तलवार उसका हमले रोक भी पाएगी, लेकिन उसने उस हथौड़े के हमले को रोका ही नहीं बल्कि उस पीछे भी कर दिया था। विक्रम राठौर पीछे हटे, अपने हथौड़े को देखा है जिस पर तलवार का एक निशान आ गया था। ये पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जब उसका हथौड़ा ऐसा नजर आ रहा था, लेकिन इसी कारण से विक्रम राठौर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस गुस्से के साथ दक्ष की तरफ जाने लगता है और एक बार फिर दक्ष पर अपने हथौड़े से वार कर देता है। दक्ष काफी ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो उस हथौड़े के हमले से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन विक्रम राठौर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कभी भी दक्ष पर हथौड़े से वार करने का नहीं सोचा था। जब दक्ष विक्रम राठौर के हमले से बचने के लिए दूसरी तरफ होता है, कभी एक अजीब सी चीज दक्ष के सीने में लग जाती है, जिसकी वजह से दक्ष के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या था? दक्ष विक्रम राठौर से पूछता है। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर जो कि जहर की ताकत के साथ था और अब वो तुम्हारे अंदर चला गया है, वो धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना देगा और तुम चाह कर भी उस नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो एक लेवल 5 का डेविल खंजर है। उसका जहर बहुत ही ज्यादा और बहुत ही तेजी से असर करता है, विक्रम राठौर कहता है। दक्ष अपने घुटनों पर आ जाता है। उस अपने अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर के दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। दक्ष ने उस जहर को अपने से दूर करने के लिए डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतनी तेजी से असर नहीं कर पा रही थी जितना उसने सोचा था। दक्ष के ऊपर टैटू देखने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ, तब विक्रम राठौर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी शोल ने तुम्हें धोखा दे दिया। मुझे पता था कि वो तुम्हें ठीक नहीं कर सकती है। मेरे खंजर का जहर तुम्हें बहुत ही जल्दी कमजोर बना देगा और इसके बाद तुम मारोगे। दक्ष कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी दक्ष हिम्मत करके विक्रम राठौर से कुछ कहता है, अगर मैं मर भी गया तब भी तुझे तो मैं मर के ही मारूंगा। दक्ष की ये बात सुनने के बाद विक्रम राठौर दक्ष के चेहरे पर एक लात मारता है, जिसकी वजह से दक्ष पीछे की ओर गिर जाता है और फिर विक्रम राठौर दक्ष की तलवार की तरफ जाने लगता है और उसको उठाकर देखने लगता है। तुम्हारी तलवार तो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इसको देखकर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तलवार में मेरे लेवल 5 के डेविल हथौड़े की ताकत को रोक लिया और उस पर एक निशान भी छोड़ दिया। ऐसे में इस तलवार की ताकत हो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इस तलवार को मैं रख लूं और बदले में मैं तुम्हें इसी तलवार से मार दूं। विक्रम राठौर अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है। ये दक्ष कुछ कर क्यों नहीं रहा है? विक्की पूछता है। इसको जहर दिया गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से दक्ष कमजोर हो गया है और कुछ नहीं कर पा रहा है, राघव कहता है। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? निशा पूछता है। पता नहीं, जब तक ये ना पता चलेगी वो खंजर किस बीस्ट से बना था, तब तक उसके जहर को रोकना आसान नहीं होने वाला है। अब दक्ष के पास ये गेम छोड़ने का ही मौका है। अगर वो इस लड़ाई को छोड़ देता है तो शायद उसकी जान बच जाएगी, राघव कहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दक्ष ये लड़ाई से पीछे हटेगा। अगर उस इस लड़ाई से पीछे हटना ही होता तो वो अब तक पीछे हट गया होता। वो इतना दर्द बर्दाश्त क्यों कर रहा है? जब उस पता चल ही गया है कि उसकी शोल कोई असर नहीं कर रही है, तब तो उस पीछे हटी जाना चाहिए था, कबीर कहता है। हमें नहीं पता कि दक्ष के मन में क्या चल रहा है, ऐसे में वो क्या करता है, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, विक्की कहता है। हम उसको इस लड़ाई से बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्या? निशा पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। जब तक उन दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता है या फिर कोई मर नहीं जाता है, तब तक वो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए इस लड़ाई में इतने लोग मरते हैं, राघव बताता है। एक तरफ निशिका भी दक्ष की लड़ाई देख रही थी और दुआ कर रही थी कि दक्ष पीछे हट जाए ताकि उसकी जान बच सके। अगर अभी आए पीछे हटता है तो उनके पास एक मौका होगा जिससे वो दक्ष के जहर का कोई इलाज ढूंढ पाएंगे। जितना समय दक्ष वहां पर रहेगा, उसकी जान को उतना ही खतरा होता जाएगा। वही लड़ाई के अंदर दक्ष की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसका शरीर नीला होना शुरू हो गया था और जहर की वजह से उसके शरीर के कुछ हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था।
जिसकी वजह से दक्ष इस लड़ाई को और आगे नहीं लड़ पा रहा था। लेकिन दक्ष को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हार करने वाला है। मेरे पास इस जहर का एक इलाज भी है। अगर तुम मुझे अपनी ये शोल दे देते हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, विक्रम राठौर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है। हालांकि उसके पास उस जहर का कोई भी इलाज नहीं था जो दक्ष के ऊपर असर कर रहा था, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि दक्ष के मरने से पहले उसकी शोल हासिल हो जाए, नहीं तो दक्ष के साथ ही उसकी ये शोल बर्बाद हो जाएगी। तू इतना ज्यादा गिर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। तुझे लीडर किसने बनाया? तुझे तो कोई अपनी टीम में भी ना रखे, दक्ष कहता है। दक्ष की इस बात पर विक्रम राठौर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इस गुस्से के साथ दक्ष पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन वो दक्ष को अपनी हाथों से मारना चाहता था, इसलिए वो दक्ष के ऊपर मुक्के ही मार रहा था जो किसी हथौड़े से काम नहीं थे। हर एक मुक्के के साथ दक्ष की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन अभी तक दक्ष की हिम्मत टूटी नहीं थी और वो विक्रम राठौर को इस तरह उकसा रहा था जैसा वो पहले कर रहा था। ये दक्ष पागल तो नहीं हो गया है? ये बिना वजह विक्रम राठौर को गुस्सा दिला रहा है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो इसके अंदर जहर और भी जल्दी जल्दी फैलने लगेगा और उसके बाद इसको बचाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। अब दक्ष को ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और इस लड़ाई से बाहर आ जाना चाहिए, फिर ही उसके लिए ठीक होगा, राघव कहता है। राघव की बात पर सभी यही सोच रहे थे कि दक्ष को अब उस लड़ाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन दक्ष उस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ काल उस लड़ाई को देख रहा था और हाफ ब्लड भी उसी के पास खड़ा हुआ था। इस लड़के में तो बहुत ज्यादा दाम है, इतना कुछ होने के बाद भी ये उसके साथ और भी ज्यादा पंगा कर रहा है, हाफ ब्लड कहता है। ऐसे ही लोग आगे जाकर दुनिया पर राज करते हैं, लेकिन ऐसी बातें करने का एक समय होता है जो ये नहीं है। दक्ष जो कुछ भी कर रहा है इसमें उसी का नुकसान होने वाला है। उसके अंदर एक खतरनाक जहर डाला गया है, ऐसे में वो मर भी सकता है, काल कहता है। अगर इस बार भी उसकी जान खतरे में हुई तो क्या उसका भाई उसकी मदद के लिए अपने आप जा सकता है? हाफ ब्लड पूछता है। मैंने जो उस अंगूठी दी है उसकी वजह से वो उसके पास नहीं जा सकता है, लेकिन वो उस वीडियो में ऐसा कुछ देखते हैं जिसके बाद उन दोनों की हैरानी और भी ज्यादा हो जाती है। उस वीडियो के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दक्ष के अंदर आ गई थी और वो काफी ज्यादा अलग नजर आ रहा था। ये ऊर्जा तो वही है जब वीर उसके पास गया था, हाफ ब्लड कहता है। जल्दी चलो मेरे साथ, देखो वीर कहां पर है, काल कहता है और वीर को ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन उन दोनों को वीर कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन वीर के कमरे में उनको एक अंगूठी जरूर मिलती है जिसको देखकर वो दोनों हैरान थे और इस बात से वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी मदद के लिए चला गया है। कुछ देर पहले जब दक्ष बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उस जगह की वजह से कमजोर होने लगा था, तभी दूसरी तरफ वीर कुछ सोच रहा था और अपने हाथ में मौजूद उस अंगूठी को देख रहा था। वीर को अंदर से कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उस कुछ खोने का एहसास हो रहा था। फिर वीर फैसला करता है कि वो एक बार ये अंगूठी निकाल कर देखेगा कि क्या होता है, और यही सोचकर वीर उस अंगूठी को निकाल के अलग रख देता है। उस अंगूठी के अलग रखते ही वीर का शरीर एक अजीब सी ऊर्जा की में बदलने लगता है। वीर उस अंगूठी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो एक ऊर्जा में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर लड़ाई में दक्ष नीचे गिरा हुआ था, तब उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आने लगती है। देखने वाले यही सोच रहे थे कि ये सब विक्रम राठौर कर रहा है, लेकिन विक्रम राठौर दक्ष को देखकर हैरान था, क्योंकि उस नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। दक्ष के दिमाग में आवाज आती है, एक बार फिर से नहीं, वीर कहता है। लेकिन दक्ष अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस कर रहा था और उस वीर याद भी था, और वो ये भी जानता था कि वीर कितना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा दोबारा मेरी मदद के लिए आने के लिए शुक्रिया, दक्ष कहता है। तो तुम मुझे बुलाते हो, लेकिन कैसे तुम ये सब कैसे कर सकते हो? वीर पूछता है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन जब भी मैं किसी खतरे में होता हूं, मेरे अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर की तरफ फैलने लगती है और फिर तुम मेरे अंदर आ जाते हो, दक्ष कहता है। हमें इस बारे में बात करनी होगी कि ये सब हमारे साथ क्यों होता है, वीर कहता है। हाँ तो क्यों नहीं, एक बार हम इसको हरा देते हैं,
फिर बात कर सकते हैं जितनी तुम्हें करनी हो, दक्ष कहता है। मुझे नहीं लगता कि यह सब वैसे ही चलेगा जैसा तुम बोल रहे हो। एक बार अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो मैं वापस से वही पहुंच जाऊंगा। यहां से मैं आया हूं और हमारी बात बीच में ही रुक जाएगी, वीर कहता है। लेकिन अभी बात करने का सही समय नहीं है। जब तक हम हमारी बात पूरी करेंगे तब तक ये हमें मार चुका होगा, और मुझे नहीं पता है कि अगर मैं मरता हूं तो तुम्हारे ऊपर इस बात का कोई असर होगा या नहीं, दक्ष कहता है। ठीक है, इसे मैं लड़ूंगा। तुम अपने पूरे शरीर का कंट्रोल मुझे दे दो और देखते रहो कि मैं क्या करता हूं, वीर कहता है। दक्ष को उसकी ये बात ठीक लगती है और बहुत से अपने शरीर के साथ जोड़ देता है। उसी के साथ दक्ष के शरीर के अंदर एक अजीब सी ताकत फैलने लगती है और वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के तुरंत बाद वीर जो दक्ष के अंदर था वो विक्रम राठौर को देखने लगता है। दक्ष को खड़ा होता हुआ देख सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि दक्ष खुद को ठीक कर सकता है। दक्ष ने खुद को ठीक ही नहीं किया, बल्कि पहले से कई ज्यादा ताकतवर नजर आने भी लगा था। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है क्या? वीर दक्ष से कहता है, क्योंकि दक्ष की तलवार विक्रम राठौर ने उठा रखी थी, जिसकी वजह से दक्ष के हाथ में कोई भी हथियार नहीं था। क्या तुम इसको अपनी शक्तियों से नहीं हराओगे? दक्ष पूछता है। मुझे बिना शक्तियों के अपने आप को देखना है कि मैं इसको हरा सकता हूं या नहीं। अगर मैं इसको नहीं हरा पाया तब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, वीर कहता है और दक्ष के गॉन्टलेट निकाल लेता है। दक्ष उसको रोकना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसने वो गॉन्टलेट्स निकाल लिए थे। तुम्हारी ये वाली हथियार तो काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, वीर उनको देखकर बोलता है। लेकिन गेम से बाहर दूसरी ओर पायल की आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई थीं। ये गॉन्टलेट तो वही है जो वो गेम वाला लड़का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब दक्ष ही वो लड़का है, पायल सोचती है। दक्ष ने काफी बार उस पर अपने गॉन्टलेट से हमला किया था और उसने उसके दोस्तों को भी हराया था, जिसकी वजह से दक्ष के गॉन्टलेट काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। और जो वीडियो वायरल हुई थी उसके अंदर भी यही गॉन्टलेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अरे ये तो वही हथियार है जो उस वीडियो के अंदर थे, कोई कमेंट करता है। कौन सी वीडियो, कोई पूछता है। तूने अब तक वो गेम के अंदर होने वाली वायरल वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर कोई ऐसे ही गॉन्टलेट के साथ काफी लोगों को हारता है? दक्ष की एक वीडियो वायरल होने के बाद उसकी कई और वीडियो ऐसे ही वायरल हो गई थी जिसमें वो ये गॉन्टलेट्स इस्तेमाल कर रहा था। दक्ष को पता था कि वीर ने जो किया है उसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ने वाला है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वीर ने सबके सामने वो दिखा दिया था जो दक्ष किसी के सामने नहीं दिखाना चाहता था। तुम बच कैसे गए? विक्रम राठौर पूछता है। ऐसा तो बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूं, लेकिन उन सबसे पहले मैं तुम्हें हरा के देखता हूं कि तुम कितने ज्यादा मजबूत हो, वीर कहता है। ऐसी बात है तो देखो मेरी ताकत, विक्रम राठौर कहता है और दक्ष पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। लेकिन दक्ष अपनी जगह पर ही खड़ा होकर उस हमले को रोक देता है। वो गॉन्टलेट्स काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से वो उस तलवार का हमला रोक लेते हैं। फिर वीर एक हाथ से उस तलवार को रोकता है और दूसरे हाथ से विक्रम राठौर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से विक्रम राठौर घायल हो जाता है। विक्रम राठौर को घायल होता हुआ देख काफी लोग चिंता में आ गए थे। अगर विक्रम राठौर हार जाता है तब काफी लोगों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जिसने भी विक्रम राठौर के ऊपर पैसे लगाए थे। विक्रम राठौर उस तलवार को उठना है और दक्ष पर वार करने लगता है, लेकिन वीर बड़ी ही आसानी से उसके हर एक हमले से बच रहा था और उनको रोक भी रहा था। उस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब तुम मेरे अंदर आए थे। तुमने कितने दिनों में काफी कुछ सीख लिया है और तुम बिना अपनी शक्तियों के भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, दक्ष कहता है। अभी तो मैं बस सीख ही रहा हूं। जिस दिन मैं सब कुछ सीख लूंगा उस दिन तुम मेरी तारीफ कर सकते हो, वीर कहता है और विक्रम राठौर को एक लात मार देता है। फिर दक्ष के मन में कुछ चलने लगता है। दक्ष सोच रहा था कि अगर विवेक ओबेरॉय के साथ जब भी उसकी लड़ाई होगी तब हो, अगर उसकी मदद के लिए उसके अंदर ऐसे ही आ जाता है तब शायद वो विवेक ओबेरॉय को हर भी दे, क्योंकि अभी तक मुझे मेरी शक्तियां नहीं मिली हैं और जब तक मैं विवेक ओबेरॉय को नहीं हारता हूं तब तक मुझे कोई भी नाम नहीं मिलेगा, दक्ष सोचता है। क्या तुम मेरा एक और काम कर सकते हो? दक्ष वीर से पूछता है। कैसा काम? वीर पूछता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये टूर्नामेंट चल रहा है।
और इस टूर्नामेंट के अंदर मुझे आगे तक जाने के लिए और भी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन मैं ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता हूं अभी, और ना ही मुझे जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि जितना आगे जाऊंगा उतना ही खतरा होता जाएगा। लेकिन मैं इस लड़ाई के बाद एक और लड़ाई जितना ज्यादा हूं, ताकि मैं टॉप 10 में आ सकूं। इसके बाद मुझे एक इनाम भी मिल जाएगा। नहीं तो अगर मैं इस लड़ाई के बाद पीछे हटता हूं तो मेरे इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। दक्ष वीर को सारी बात बताता है। तुम मेरे जैसे हो, बिना वजह अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हो। ऐसे में तुम एक और मैच लड़ने जाओगे तो तुम्हारे लिए ही खतरा हो सकता है। मैं चाहूं तो आ सकता हूं और चाहूं तो ना भी आओ, वीर कहता है। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? दक्ष पूछता है। तुमको खुद के दम पर मजबूत बनना चाहिए, ना कि मेरी मदद लेकर। ऐसे में तुम और भी ज्यादा कमजोरी बन जाओगे अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तो वीर कहता है। फिर दक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीर से क्या कहे। तुम्हें अगली लड़ाई लड़नी है या नहीं, वो तुम्हारा फैसला होगा। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मुझे और भी बहुत काम है, इसलिए हो सके तो तुम इस लड़ाई के बाद पीछे हट सकते हो। अगर तुम आगे जाते हो तो वो तुम्हारी मर्जी होगी, वीर कहता है। वीर के आने के बाद विक्रम राठौर अपने आप को काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, क्योंकि वीर की आने के बाद दक्ष के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई थी, जिसकी वजह से दक्ष की शोल ने और भी जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। और साथ ही वीर की शक्तियों ने भी दक्ष को ठीक करना शुरू कर दिया था। इसके कुछ देर बाद ही दक्ष के अंदर से पूरी तरह से जहर खत्म हो गया था। लेकिन दक्ष फिर भी अपने आप को थका हुआ महसूस कर पा रहा था। उस ये अंदाजा हो जाता है कि वीर जब भी उसके अंदर आता है तो उसी की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अगर वीर ज्यादा देर उसके अंदर रहता है तब उसके शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी अपने सभी पॉइंट्स पूरे करने होंगे और उसके बाद अपने आप को इवॉल्व करके अपनी शक्तियों को हासिल करना होगा, ताकि मुझे किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, दक्ष सोचता है और फैसला करता है कि इस टूर्नामेंट के बाद वो तीसरी चाबी की तलाश में जाएगा और वहीं पर वो कुछ फाइनल लेवल के बीस्ट का शिकार करेगा और अपने पॉइंट्स पूरे कर लेगा। वीर बड़ी ही आसानी से विक्रम राठौर को हरा पा रहा था, लेकिन वो उसकी जान से नहीं मरने वाला था। तब तक तो नहीं जब तक वो विक्रम राठौर की सारी ताकत ना देख ले। अगर इसमें विक्रम राठौर को जान से मार दिया तब मेरा देव आश्रम में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे इससे बात करनी होगी। मेरी बात सुनो भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम इसको जान से मत मारना। तुम इसको निंदा छोड़ सकते हो, दक्ष कहता है। लेकिन क्यों? ये तो तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा था, फिर तुम इसे क्यों नहीं मारना चाहते? वीर पूछता है। मैं इसको मारना तो चाहता हूं, लेकिन यहां पर नहीं। ये मेरे ही आश्रम से है और एक लीडर भी है। अगर मैं इसको तुम इसको यहां पर मार देते हो तो सभी यही समझेंगे कि मैंने ही इसको जान से मारा है, और उसके बाद इसके दोस्त और जो भी इसके साथ काम करते थे वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे, और मैं बिना वजह किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता हूं, दक्ष वीर को समझता है। सोच लो, तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं इसको अभी की अभी मार सकता हूं, वीर दक्ष की तलवार उठा के बोलता है, जो विक्रम राठौर से नीचे गिर गई थी। तुम्हारी ये वाली तलवार काफी ज्यादा अच्छी है। मैं काफी समय से तलवार चलाना सीख रहा हूं, लेकिन मैंने इतनी अच्छी तलवार अभी तक नहीं देखी है। तुमको ये कहां से मिली? वीर दक्ष से पूछता है। मैं एक बीस्ट के शिकार पर गया था और वो बीस्ट कुछ अलग ही था। ये तलवार उसी के पास थी और उसके मरने के बाद ये तलवार मैं अपने पास रख ली थी। हालांकि ये तलवार कोई शोल नहीं है, जिसकी वजह से इसे अपने पास रखना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर ये एक शोल होती तो मैं इसको बड़ी ही आसानी से अपने अंदर रख पाता, और अगर इसको कोई मुझसे छीन भी लेता तब भी मैं इसे अपने पास बुला सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, दक्ष वीर से कहता है। दक्ष को वीर से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दूसरी बार उसकी मदद के लिए आया था और वीर जिंदा था कि एक बार कम होने पर वो वापस चला जाएगा, और वो चाहकर भी इस तलवार को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता है। फिर वीर दक्ष से उसका नाम पूछता है, क्योंकि इतने समय से उसने उसका नाम तक नहीं पूछा था, और वो ऐसे ही उसकी मदद करता जा रहा था। दक्ष को भी अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी टूर्नामेंट में उसने अपना असली नाम ही दिया था। अगर अब वीर को उसका नाम पता भी हो तब भी क्या ही हो सकता है। जब वीर ने विक्रम राठौर को घुटनों पर कर दिया था
तब देखने वालों के होश ही उड़ गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसा इंसान जो अभी तक एक इवॉल्व भी नहीं बना, उसने विक्रम राठौर जैसे इतने ताकतवर इंसान को अपने घुटनों पर ला दिया था। दक्ष उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो उसको मार तो नहीं सकता था, लेकिन उस बदनाम जरूर कर सकता था। ये सब तो मैं वीर को सिखाया था। इसका मतलब वो दक्ष के अंदर चला गया है और उसकी मदद कर रहा है। हाफ ब्लड बोलता है। तुम्हें सही कहा, वीर उसके अंदर चला गया है और मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि वो बिना अपनी शक्तियों के एक इवॉल्वर को इतनी आसानी से हरा सकता है। अगर कभी वीर और दक्ष की लड़ाई हुई भी, तब भी वीर बिना अपनी शक्तियों के भी दक्ष से जीत सकता है, काल कहता है। सच तो ये था कि दक्ष को अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। उससे पहले ही विक्रम राठौर ने उसके अंदर एक जहरीला खंजर मार दिया था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि लड़ ही नहीं पा रहा था। फिर वीर दक्ष की तलवार से विक्रम राठौर के कवच को तोड़ देता है और उस काफी ज्यादा घायल भी कर देता है। अब विक्रम राठौर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसके लिए कोई खतरा बन है भी सकता है। लगता है मेरा काम पूरा हो गया है, अब हम कुछ बात कर सकते हैं, वीर दक्ष से कहता है। लेकिन उसके साथ ही दक्ष के अंदर वही ऊर्जा बाहर की तरफ जाने लगती है जो उसके अंदर एक बार आई थी, और उसके साथ ही दक्ष को पता चलता है कि वीर उसके अंदर से अब चला गया है। ऐसे में अब वो जो चाहे वो कर सकता है। दक्ष अपनी तलवार को विक्रम राठौर की गर्दन पर रखता है। तू क्या कह रहा था कि तू मुझे इस मुकाबले में बहुत बुरी मौत मरेगा, लेकिन अपनी ताकत पर ज्यादा घमंड करना तुम्हारे लिए भारी हो गया ना। ऐसे में अब मैं भी तुम्हारे जैसे तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे अपना हथौड़ा दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही तुम्हारी गर्दन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें हथौड़ा कीमती लगता है या फिर तुम्हारी जान। दक्ष अपने चेहरे पर अजीब सी स्माइल के साथ कहता है। विक्रम राठौर वहीं घुटनों पर पड़े हुए दक्ष को गुस्से से देखा है और अपने हथौड़े को अपनी तरफ बुला लेता है, और उसके बाद दक्ष अपना हाथ आगे करके विक्रम राठौर से वो थोड़ा ले लेता है। दक्ष को ऐसा करते हुए देखा देखने वाले सभी हैरान थे। पायल और राजेश गोयंका के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ होना नहीं सोचा था। दक्ष ने एक लीडर को हराया ही नहीं, बल्कि उसकी शोल भी ले ली थी। ये बात सब जानते थे कि विक्रम राठौर को वो हथौड़ा कितना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो हथौड़ा काफी ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में अब दक्ष के हाथों से उस लेने पर काफी सवाल उठने वाले थे। लेकिन दक्ष को किसी की भी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन उसके बारे में क्या कुछ सोच रहा है। ऐसे में दक्ष का जो मन हो वो कर सकता था। अब अपनी हार मान के इस मुकाबले से बाहर हो जाओ, अभी के अभी, नहीं तो अपनी जान दो, दक्ष कहता है। मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा, विक्रम राठौर कहता है और गेम से बाहर चला जाता है। विक्रम राठौर के हार मानते ही दक्ष वो मुकाबला जीत जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को और बड़ी रैंक में कर लेता है। ये लड़ाई जीतने के बाद दक्ष की रैंक 40 पर आ गई थी, जिसको देखकर दक्ष काफी ज्यादा खुश था। लड़ाई की खत्म होने के बाद दक्ष का वहां पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो भी वहां से बाहर आ जाता है। दक्ष जब देव आश्रम के अंदर से जा रहा था, तब सभी लोग दक्ष को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे, मानो उनके सामने कोई भूत आ गया हो। जिस दक्ष को वो सभी कमजोर समझ रहे थे, उसी ने आज ऐसा कुछ कर दिया था जिस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन लोग तो इस बात से दुखी थे कि उनके पैसे बर्बाद हो गए जो उन्होंने विक्रम राठौर के ऊपर लगाए थे। इस मुकाबले के अंदर शायद ही किसी ने दक्ष के ऊपर पैसे लगाए थे, लेकिन दक्ष के दोस्तों ने उस पर कुछ पैसे लगाए थे, जिसकी वजह से उनको अच्छे पैसे वापस मिल गए थे। दक्ष अपनी कमरे में आ जाता है, लेकिन जब दक्ष अपने कमरे में जा रहा था, तब वहां पर जो नजारा था उसको देखकर वो हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो काफी खुश भी हो गया था। दक्ष के दोस्तों ने उसके कमरे को सजा दिया था और वहां पर उसके दोस्त मौजूद थे। भाई, तूने आज जो कर दिखाया है, उसके बाद हमारी टीम का नाम और भी ज्यादा ऊपर हो गया है। तुमने आज एक लीडर को हराया है, ये बहुत बड़ी बात है, विक्की कहता है। और हाँ, इसलिए एक पार्टी तो बनती थी और ये सब वही है, राघव कहता है। तुमने उसको हराया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उससे उसका हथौड़ा क्यों ले लिया? ये बात सब जानते हैं कि उसको वो हथौड़ा कितना ज्यादा पसंद था। ऐसे में वो एक बार के लिए अपनी इस हार को बर्दाश्त कर सकता है,
लेकिन अपने इस हथौड़े को खुद से दूर होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। निशिका कहती है, लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम उस जहर से कैसे बच गए। वो जो है तो बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था और लग नहीं रहा था कि तुम्हारी शोल उसको ठीक कर भी सकती है। फिर ऐसा भी क्या हो गया था जिसकी वजह से जहर का असर बिल्कुल खत्म हो गया और तुम पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आने लगे थे? कबीर पूछता है। दक्ष किसी को भी वीर के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर किसी को वीर के बारे में पता चल गया तब वो लोग उस और भी ज्यादा सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। इसलिए दक्ष कहता है, पहले तो मुझे भी लगा था कि मेरी शोल उसको ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन समय के साथ साथ उसने मुझे ठीक कर दिया। गलती विक्रम राठौर की थी। जब मैं कमजोर था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तब उसके पास बहुत ही अच्छा मौका था मुझे मारने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मुझे समय दे दिया ताकि मैं खुद को ठीक कर पाऊं, और ठीक होते ही मैंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दक्ष कहता है, चलो अब छोड़ो भी इन सब बातों को, हम यहां पार्टी करने आए हैं। तो इस लड़ाई में क्या कुछ हुआ, इस बारे में बात करने का अब क्या ही फायदा है। जो होना था वो तो हो गया, इसमें हम अपने मजे खराब क्यों करें? निशा कहती है, और उसकी बात मान के सभी पार्टी करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी ओर काल और हाफ ब्लड वीर के सामने खड़े हुए थे। तुमने वो अंगूठी क्यों निकाल? मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस अंगूठी को नहीं निकाल सकते हो, काल कहता है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने कुछ देर के लिए उस अंगूठी को निकालने का फैसला किया, और उस अंगूठी को निकलते ही मैं वापस से उसके अंदर चला गया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं इस अंगूठी को दोबारा नहीं निकलेगा, वीर कहता है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि तुम इस अंगूठी को ना निकाले। और मैं तुम्हारी लड़ाई को देखा था, तुम लड़ने में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, काल कहता है। वीर बस मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलना। वही एक तरफ विक्रम राठौर एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था और कुछ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। इलाज के पूरा होने के बाद वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर के जाने के बाद बहादुर सिंह विक्रम राठौर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। तुम तो बोल रहे थे कि तुम उसको बहुत बुरी मौत मरोगे, लेकिन उसने तो तुम्हारी ही जान निकाल दी, और उसने सबके सामने तुमसे तुम्हारा हथौड़ा भी ले लिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। ऐसे में अब तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, चाहे तुम कितने ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, बहादुर सिंह कहता है। बदनामी मेरे अकेले की नहीं होगी, बदनामी तुम्हारी भी मेरे साथ होगी, क्योंकि उससे पहले तुम मुझे हारे थे और फिर मैं दक्ष से हारा था। मतलब तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। ऐसे में अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पाए तो दक्ष को कैसे हराओगे? सभी यही सोचेंगे, विक्रम राठौर कहता है। तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं सबसे कह दूंगा कि मेरी और तुम्हारी इस बारे में पहले ही बात हो गई थी कि मैं टूर्नामेंट से पीछे हटने वाला हूं, और अब सभी यही मानते हैं कि मैं अपनी मर्जी से इस टूर्नामेंट से पीछे हटा था। इसलिए मैं उतना भी कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो। ऐसे में हमारे आश्रम की रैंकिंग में निशिका पहले नंबर पर है और अब मैं दूसरे नंबर पर हूं, और तुम तीसरे नंबर पर आ गए हो। नहीं, तुम तो चौथे नंबर पर गए हो, तीसरी पर तो वो लड़का आ गया है दक्ष, जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से हराया है, बहादुर सिंह कहता है। उसने जरूर कोई चीटिंग की होगी, नहीं तो वो ये मुकाबला नहीं जीत सकता था। लेकिन उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जीत गया? क्या तुम पता लगा सकते हो? विक्रम राठौर कहता है। तुम्हें मेरा और खुद का बदला लेना था, लेकिन तुम उस हार गए और कोई बदला नहीं ले पाए। लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा बदला खुद ले लूंगा। उस लड़के ने तो मेरे लिए अच्छा ही किया है, उसने मुझे दूसरे नंबर पर कर दिया। फिर भी मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूं और पता लगाने की कोशिश करता हूं कि दक्ष के अंदर अचानक से ऐसी ताकत कैसे आ गई, बहादुर सिंह कहता है। अगर वो मुझे हराने में कामयाब हो भी गया तब भी कोई बात नहीं, दक्ष के साथ अब जो कोई भी लड़ेगा मैं उसे इतने पैसे दूंगा जिसकी वजह से वो दक्ष को वहीं पर मार देगा और मेरा बदला ले लेगा, विक्रम राठौर कहता है। तुम बस आराम करो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। अब तुम्हारी बात कौन मानेगा, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा पैसे देते हो तो शायद कोई तुम्हारी इस बात को मान जाए और दक्ष को जान से करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर दक्ष इस मुकाबला के बाद टूर्नामेंट से पीछे हटता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और अब तो तुम उस अपने हथौड़ा भी नहीं ले सकते हो।
क्योंकि उसने सबके सामने तुम्हें हरा के वो हथौड़ा तुमसे तुम्हारी जान के बाद ले लिया था। ऐसे में जब तक तुम उस किसी मुकाबले में हार नहीं देते हो या फिर उस कोई ऐसी कीमत नहीं देते हो जिसके बदले वो हथौड़ा तुम वापस ले सकते हो, बहादुर सिंह कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सब बहुत ज्यादा खुश थे और पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी के अंदर गुरुदेव भी आ जाते हैं और दक्ष की तरफ जाने लगते हैं। सब लोग यही सोच रहे थे कि गुरुदेव दक्ष को शाबाशी देंगे, लेकिन गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मेरे साथ, अभी चलो, गुरुदेव कहते हैं और दक्ष को अपने साथ ले जाते हैं। क्या हुआ गुरुदेव, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? दक्ष पूछता है। आज की लड़ाई में क्या हुआ था, मुझे सच सच बताना, गुरुदेव दक्ष से पूछते हैं। गुरुदेव को वीर के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए दक्ष को भी ये ठीक नहीं लगता है कि वो उसके बारे में गुरुदेव से कुछ भी छुपाई। ऐसा हो सकता है कि इस बार गुरुदेव दक्ष के कुछ सवालों के जवाब ही दे दे। यही सोच के दक्ष गुरुदेव को बताना शुरू कर देता है। क्या वो एक बार फिर तुम्हारे अंदर आया था? गुरुदेव हैरानी से कहते हैं, उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि अभी तक काल ने इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं। वो तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा है और वो दक्ष के अंदर वीर को आने से रोक भी सकता है। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? उस समय मेरी जान खतरे में थी, इसलिए वो रक्षा करने के लिए मेरे अंदर आ गया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने मुझे पिछली बार कहा था कि वो हर बार मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद के लिए आया। ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ? गुरुदेव से दक्ष पूछता है। तुम्हारी जान बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए वो एक बार फिर तुम्हारी मदद के लिए आया था। गुरुदेव दक्ष से इतना ही कहते हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने उस बात की थी और मुझे उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वो एक मेरी ही उम्र का लड़का है जो बहुत ही जल्दी सब कुछ सीखना जा रहा है। पिछली बार हम दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई थी, लेकिन इस बार उस मेरी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने इतनी आसानी से विक्रम राठौर जैसे लीडर को हरा दिया था। क्या आप मुझे इस बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे या फिर मुझे खुद से ही इन सब चीजों के बारे में पता करना होगा? दक्ष अपनी आवाज में छोड़े गुस्से के साथ कहता है। वैसे दक्ष को गुरुदेव की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता था, क्योंकि कितनी बार गुरुदेव ने उस झूठ बोला था और शायद आगे भी वो उस कितनी बार झूठ बोलेंगे। ये दक्ष अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था। उस काल की कही हुई बात ठीक लग रही थी और उस पर यकीन होना भी शुरू हो गया था कि वो सही है। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि तुम सबसे और इस वजह से तुम्हारी रक्षा की जा रही है, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है, गुरुदेव दक्ष से कहते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे जो पूछा है आप मुझे बस उसी के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा ना तो मुझे कुछ जानना है और ना ही मुझे और कुछ जानने की जरूरत है, दक्ष कहता है। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो और गुस्से में लिए हुए फैसला हमेशा गलत होते हैं। तुम कुछ देर अपने दोस्तों से बातें करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, गुरुदेव कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो पता करने आए थे उनको वो पता चल गया था और अब वो दक्ष की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते थे। आप मेरी बात को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं उससे पूछूंगा जो मुझे सब कुछ बताने को तैयार है, दक्ष कहता है। कौन है जो तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार है? गुरुदेव अपने चेहरे पर हैरानी के साथ कहते हैं। उसने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया और ना ही मैंने उसके बारे में उस जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी बातों से इतना तो पता चल गया था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और उसने मुझे आपकी किसी भी बात पर भरोसा न करने के लिए कहा था, दक्ष कहता है। तुम कहीं उस दिन स्पेसशिप में से आए हुए किसी से मिले तो नहीं थे? गुरुदेव पूछते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे उसके अंदर से कोई मिला था तो आप क्या करोगे? दक्ष पूछता है। तुम जरूर उससे मिले हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें बुरा बना सकता है और तुम मर भी सकते हो अगर तुम उसकी बातें मानते हो, तो गुरुदेव कहते हैं और दक्ष को देखने लगते हैं। तो आप कौन सा मुझे बचाने की सोच रहे हो? आपको भी मुझे कोई काम ही है, इसलिए आप मुझे यहां पर लेकर आए, दक्ष कहता है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बचना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया और तुम्हारी मदद कर रहा हूं, गुरुदेव कहते हैं। मेरी मदद तो आपने मुझे मेरी शक्तियां क्यों ली और फिर मुझे इस जगह पर छोड़ दिया
ताकि मैं इन खतरों का सामना कर सकूं और बिना किसी ताकत के उनके हाथों मर जाऊं। दक्ष कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी शक्तियां क्यों गई थीं? तुमने एक गलती की थी, इसलिए मुझे तुमसे तुम्हारी शक्तियां लेनी पड़ी। गुरुदेव कहते हैं, ऐसी बात है तो बताइए, मैंने ऐसी भी क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपने मेरी शक्ति लेकर अपने पास रख ली? दक्ष पूछता है, तुमने जंगल में आग लगा दी थी जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए थे, और उसी की वजह से मैं तुमसे तुम्हारी शक्ति दी थी। ये बात तुम भी जानते हो, तो मुझे ये पूछने का क्या मतलब? गुरुदेव कहते हैं, एक और झूठ उस आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे बिना किसी गलती के सजा मिली थी, और उस दिन जंगल में आग आपने लगाई थी ताकि आप मेरी शक्तियां किसी बहाने से ले सको। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं जितना आपने सोचा था। मैंने आपके सारे सपनों पर पानी फेर दिया, अपने आप को मजबूत बनाकर। दक्ष कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। गुरुदेव कहते हैं, तो मुझे सच सच बताइए, क्या उस दिन वो आग मेरी वजह से लगी थी या फिर आपने लगाई थी? अगर झूठ बोला तो आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं फिर किसके पास मदद के लिए जाऊंगा। दक्ष कहता है। दक्ष के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो इस गुस्से में गुरुदेव से सवाल किए जा रहा था। हां, उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो आग मैंने लगाई थी ताकि मैं तुमको यहां पर ला सकूं। गुरुदेव कहते हैं, उनके चेहरे पर उनकी उदासी साफ नजर आ रही थी। मुझे तो आप पर पहले भी शक था, आपने मुझे इतना कुछ बता दिया है तो मेरे कुछ सवालों के जवाब और दे दीजिए। अगर मैं किसी बीस्ट के हाथों मारा जाता हूं तो मेरी शक्तियों का क्या होगा? दक्ष पूछता है, तुम्हारी शक्तियां मेरे पास आ जाएंगी ताकि मैं तुमको किसी और को दे सकूं, और जो काम तुम करने वाले थे वो काम कोई और कर सके। गुरुदेव कहते हैं, आप इतना ज्यादा गिर सकते हो इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया और अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। दक्ष गुरुदेव से कहता है, हमें इस बारे में अच्छे से बात करने की जरूरत है ताकि मैं तुम्हें इस बारे में समझ सकूं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। गुरुदेव दक्ष से कहते हैं, बाद में बात करने की क्या जरूरत है, आप अभी बता सकते हैं। और सबसे पहले आप मेरे एक सबसे बड़े सवाल का जवाब दीजिए कि ये वीर कौन है जो मेरी जान बचाने के लिए आ जाता है? दक्ष पूछता है। गुरुदेव इस बारे में कुछ बोल पाते उससे पहले ही दक्ष के दोस्त वहां पर आ जाते हैं, और उनके आने के बाद गुरुदेव दक्ष से कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। गुरुदेव किसी के सामने इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन दक्ष के मन में उनके लिए गुस्सा और भी ज्यादा हो गया था। जय गुरुदेव, तुमसे क्या कह रहे थे? गुरुदेव के जाने के बाद राघव पूछता है। दक्ष भी इस बारे में किसी के सामने बात नहीं कर सकता था और ना ही करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इन सारी बातों के जवाब केवल दो ही लोग उस दे सकते हैं, पहले गुरुदेव और दूसरा वो आदमी जो उस दिन जंगल में मिला था। लेकिन दक्ष दूसरे वाले आदमी के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उस नहीं पता था कि वो कहां से आया था और कहां चला गया, और गुरुदेव उस किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन उस आदमी ने गुरुदेव के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें गुरुदेव ने मान ली थीं, जिसकी वजह से दक्ष उन पर और भी ज्यादा गुस्से में था। कुछ नहीं, बस आज के मुकाबले के बारे में ही बात कर रहे थे। दक्ष राघव से कहता है, ठीक है तो चलो आगे की पार्टी शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। राघव हंसते हुए कहता है और दक्ष को लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर सभी खूब एंजॉय करते हैं और बाद में दक्ष अपने कमरे में आराम के लिए चला जाता है, क्योंकि उस कल फिर से लड़ना था, लेकिन उस ये नहीं पता था कि अगला वाला कौन होगा जो उसके साथ लड़ेगा। पहले तो दक्ष को लगा था कि विवेक ओबेरॉय उसके साथ मुकाबला करेगा, लेकिन उन दोनों का मुकाबला 2 दिन बाद होना था, और उससे पहले दक्ष के 2 और मुकाबला थे जिनके अंदर दक्ष को अपने आप को साबित करना था। अगले दिन दक्ष हर बार की तरह विवेक ओबेरॉय का मुकाबला देखने के लिए जाता है, लेकिन सामने वाला विवेक ओबेरॉय से नहीं लड़ता और वो पहले ही अपनी हार मान लेता है, जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय बिना कुछ किया एक बार फिर जीत जाता है। लेकिन जब दक्ष का मुकाबला हुआ तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। दक्ष का मुकाबला एक लड़की से था जिसने लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली थी और खुद ही गेम से बाहर हो गई थी। कल जो दक्ष ने किया था उसके बाद बहुत से लोग उसकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे,
अगर दक्ष चाहा था तो उदय प्रताप के जैसे वो विक्रम राठौर की भी गर्दन काट सकता था, लेकिन वो उसके आश्रम का था, इसलिए उसने उस छोड़ दिया। अगर कोई दूसरे आश्रम का उसके साथ मुकाबला करता है तब शायद वो उस ना छोड़े। सभी के मन में यही सवाल चल रहा था, इसलिए इसके साथ दक्ष का मुकाबला था। उसने मुकाबला करने से मना कर दिया और दक्ष बिना कुछ किया ही जीत गया। बिना कुछ किया दक्ष को जीता हुआ देख बहुत से लोग हैरान थे और कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा आ गया था, क्योंकि जिन्होंने दक्ष को मारने की उम्मीद लगाई थी उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी। सबसे ज्यादा उम्मीद तो विक्रम राठौर ने ही लगाई थी। वो दूसरों को पैसे देकर दक्ष को जान से मरवाना चाहता था, लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। जब दक्ष को विक्रम राठौर नहीं मार पाया तब एक बार फिर बहादुर सिंह उस अपनी ताकत दिखाने के लिए चला गया। क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे कि तुम पैसे देकर उस मरवा दोगे, लेकिन सामने वाले ने तो पहले ही हार मान ली और अब दक्ष की रैंक 25 हो गई है, जो कि देव आश्रम में सबसे ज्यादा है। इस बार की शायद पिछली बार तुम 35 पर ही हार गए थे। दक्ष ने तो तुम्हारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तो वो और आगे जाएगा, फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो। बहादुर सिंह कहता है और मुस्कुराने लगता है। वो मारेगा, लेकिन मेरे हाथों से एक बार मैं ठीक हो जाऊं तब मैं खुद उस मारूंगा और मेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। फिर देखता हूं वो खुद को कैसे बचाता है। विक्रम राठौर अपने चेहरे पर घमंड के साथ कहता है। तुम एक बार तो उसके हाथों से मरते मरते बचे हो, अगली बार वो तुम्हें मार भी सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरे तो फायदे ही हैं इसमें भी, और मैं तो अपने फायदा की तरफ ज्यादा रहना पसंद करता हूं। बहादुर सिंह चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है और वहां से चला जाता है। विक्रम राठौर अपने कमरे में गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसकी जाता हुआ देखता और रहता है। दूसरे दिन दक्ष इस तरह विवेक ओबरॉय का मैच देखने के लिए जाता है, लेकिन उस बार भी कोई भी विवेक ओबरॉय से नहीं लड़ता है। अजीब बात है, ये तो बिना कुछ किया ही टॉप 10 में आने वाला है। ये तो इस बहुत ज्यादा गलत बात है। मुझे भी इतना ही मजबूत बना है कि मैं बिना कुछ किया ही अपनी ताकत साबित कर सकूं, लेकिन अभी मेरा उतना मजबूत बनने में बहुत बड़ा समय बाकी है। मैं मजबूत बनेगा और वो भी उससे भी ज्यादा दक्ष सोचता है और फिर अपने मैच के लिए चला जाता है। आज उस पक्का पता था कि उस एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी और उसी के साथ वो अपनी पूरी तैयारी करके लड़ने के लिए जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आज भी दक्ष के सामने वाला आदमी अपनी हार मान लेता है, क्योंकि उस अपनी जान का खतरा था और वो किसी भी इनाम के चक्कर में अपनी जान नहीं गाना चाहता था। इस तरह 2 बार बिना कुछ किया जीत के दक्ष काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उस कुछ भी नहीं करना पड़ा था और वो आसानी से जीत गया था। जब उसकी कोई लड़ाई ही नहीं थी तब वो गेम से बाहर आ गया था और अब उसकी रैंक 15 पर आ गई थी। अब दक्ष को पता था कि उस एक मुकाबला और करना है और उसके बाद वो 10 रैंक पर तो आ ही जाएगा। इसके बाद उस कोई ना कोई अच्छा इनाम तो मिल ही सकता है। जब दक्ष देव आश्रम के अंदर घूम रहा था, वो गुरुदेव को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस वो बात पूरी करनी थी जो उन दोनों के बीच में रह गई थी। गुरुदेव ने उस राज की कुछ हिस्से उस बता दिए थे, लेकिन उस राज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी था। वो ये कि उन दोनों में क्या रिश्ता है जिसकी वजह से वो उसकी मदद के लिए आता है। दक्ष यही पता लगाना चाहता था। उसने ये पता लगाने के लिए बहुत सारी किताबें देख ली थीं, लेकिन उसको उनमें से भी कुछ नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब वो गुरुदेव के भरोसे ही था। तुम तो बिना कुछ किया ही जीते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम एक और मुकाबला जीत जाते हो तब तो हमारे देव आश्रम का नाम बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इतने सालों में हमारे देव आश्रम का नाम इतने ऊपर नहीं गया है। राघव दक्ष के पास आकर कहता है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि दक्ष को कल का मुकाबला नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कल उसके सामने कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। उसके सामने विवेक ओबेरॉय आने वाला है, जो पिछली बार नंबर 2 तक गया था और इस बार वो पहले नंबर के लिए जा रहा है, क्योंकि जो पिछली बार पहले नंबर पर आया था उसने इस बार हिस्सा नहीं लिया है। इससे तो यही साबित होता है कि इस बार वही जीतने वाला है और उस रोकने वाला कोई नहीं है, शायद दक्ष भी नहीं। कबीर कहता है, क्या पता कल वो भी अपनी हार पहले ही मान ले और दक्ष बिना कुछ किया ही जीत जाए। विक्की हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग उसको देखकर हार मान लेते हैं,
आज तक कभी नहीं हुई कि उसने हार मानी हो। वो मरना पसंद करेगा, हार मानना नहीं। अगर कोई उसको हरा सकता है तो वो एक ही आदमी है जो इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहा है। कबीर कहता है, ये तो वक्त ही बताया कि इन दोनों के मुकाबले में कौन जीता है और कौन हारता है। अब तो मुझे कल होने वाले मुकाबले का इंतजार है। मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा ये देखने का कि दक्ष उस मुकाबले को कैसे जीता है। विक्की कहता है, तुम पैसे वगैरह लगाने की तो नहीं सोच रहे हो? राघव पूछता है। क्या मतलब? पैसे लगाने की दक्ष उन दोनों को देखा हुआ कहता है। वो काफी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो क्या है ना, ये तेरी लड़ाई पर पैसा लगता है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता कि तू जीत भी सकता है, और इसी वजह से तेरा दम ज्यादा होता है, जिस वजह से पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। राघव दक्ष की तरफ देखकर कहता है, लेकिन दक्ष हैरान नजर